हैं कि खूबसूरती ऐसी चीज है कि कोई भी खूबसूरती पर फिदा हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसके एक नहीं तीन तीन आशिक रहते हैं। एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका नाम अनामिका रहता है। अनामिका बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और अनामिका के तीन दोस्त रहते हैं। तीनों आपस में काफी खास दोस्त रहते हैं और तीनों एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। यानी कि तीन दोस्त और एक लड़की, चारों क्लासमेट रहते हैं। और लड़की अनामिका जो कि बेहद खूबसूरत, और तीनों दोस्त रमेश, आयुष और प्रांशु तीनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले एक दोस्ती की मिसाल पेश कर रहे थे अपने कॉलेज में। लेकिन जो अनामिका रहती है, अनामिका पर तीनों फिदा थे। तीनों अपने अपने स्तर पर अनामिका से दोस्ती करना चाहते थे और तीनों अनामिका से धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हैं। और इधर अनामिका तीनों से दोस्ती कर लेती है, तीनों से बातें करती। लेकिन तीनों दोस्त किसी को भी यह नहीं बताते कि तीनों के दिल में क्या चल रहा है। बारी बारी से तीनों लड़की से मिलते, लड़की से बातें करते। इधर अनामिका एक लड़का, तीनों दोस्तों में से एक दोस्त जो प्रांशु रहता है, वह अनामिका को बेहद प्यार करता था। इधर अनामिका भी बातों ही बातों में प्रांशु को चाहने लगती है। अब दोनों की चाहत बढ़ती गई। इधर जो उसके दोनों साथी रहते हैं, रमेश और आयुष, दोनों साथी भी उस लड़की को बेपनाह प्यार करते थे। जब एक दिन तीनों साथ बैठते हैं तो तीनों आपस में बातचीत करते हैं। तभी एक लड़का कहता है, रमेश, कि मैं अनामिका को चाहने लगा हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। अब यह बात सुनकर जो दूसरा आयुष रहता है वो कहता है कि मैं भी अनामिका को बेहद प्यार करता हूँ, तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो। अब इधर प्रांशु कहता है कि देखो, तुम दोनों उसे चाहते हो, मैं भी उसे चाहता हूँ। अब वो किसे चाहती है, अब ये उसी से पूछना पड़ेगा। अब इधर एक दिन क्लास में तीनों दोस्त बैठे रहते हैं और फिर अनामिका भी जब क्लास में आती है तो तीनों साथी अनामिका से पूछते हैं कि अनामिका, हम तीनों में से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है। इधर अनामिका सबसे पहले इशारा करते हुए प्रांशु की तरफ इशारा करती है और कहती है कि प्रांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब दोनों काफी खुश होते हैं, आयुष और रमेश। रमेश सोचता है कि वाकई में अनामिका मुझे चाहती है। आयुष सोचता है कि अब तो प्रांशु का पत्ता कट गया है, अब वो मुझे चाहती होगी। अब इधर जब नंबर दूसरे का आता है तो आयुष को भी बताती है कि वो भी काफी अच्छा दोस्त है। अब इधर रमेश का जब नंबर आता है तो रमेश के अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि अब तो दोनों का पत्ता कट चुका है, अनामिका तो मुझे ही चाहती है। अब इधर अनामिका कहती है कि रमेश भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब इधर रमेश का दिल टूट जाता है। अब तीनों सोचते हैं कि आखिर तुम चाहती किसको हो, मोहब्बत किसको करती हो। जैसे ही बात आती है मोहब्बत की तो अनामिका कहती है, मेरे दिल में तीनों के लिए जगह है, लेकिन मैं प्यार प्रांशु से करती हूँ। अब जैसे ही प्रांशु की बात आती है, प्रांशु के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। और इधर रमेश और आयुष दोनों का दिल टूट जाता है। अब दोनों अपनी कुर्बानी दे देते हैं, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देते हैं अपने दोस्त प्रांशु के लिए। अब अपना पैर पीछे खींच लेते हैं और सिर्फ अनामिका से दोस्ती तक ही कायम रहते हैं। अब इधर समय बीतता गया, धीरे धीरे करके दोनों दोस्त अनामिका से बातें करते थे, प्रांशु के साथ घूमते थे और अनामिका को लेकर प्रांशु भी अपना कभी रेस्टोरेंट जाता तो कभी पार्क जाता, उसके साथ बातें करता था। अब तीनों दोस्तों में से प्रांशु अनामिका के साथ भी समय व्यतीत करता था। कभी होटल लेकर जाता तो कभी अपने कमरे पर बुलाता था। इधर अनामिका और प्रांशु की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। एक दिन प्रांशु अनामिका से कहता है कि वह उसे शादी करना चाहता है। अब अनामिका प्रांशु से कहती है कि देखो, शादी तो हम दोनों करना चाहते हैं, लेकिन बात परिवार की फंसती है, दोनों अलग अलग जाति के हैं। इधर अनामिका अपने घर जाती है और अपने घर जाकर अपने प्यार के बारे में बताती है, प्रांशु के बारे में बताती है।
कि वो एक लड़के को पसंद करती है जो उसके अलग जाति का है, अलग कास्ट का है, उससे शादी करना चाहती है, वो उससे मोहब्बत करती है। अब यह बात सुनते ही घर वाले हैरान रह जाते हैं। जो उसका बड़ा भाई रहता है वो अनामिका को डांट फटकार लगाता है। पिता उसे थप्पड़ मारने लगता है कि यह तुम क्या कह रही हो, तुम तो पूरे परिवार की नाक कटा दोगी। अब इधर अनामिका बेहद परेशान रहने लगती है, उसका स्कूल आना जाना बंद हो जाता है। इधर रमेश और आयुष काफ़ी खुश थे। इधर प्रांशु बेहद दुखी था कि उसके घर वाले तैयार नहीं हैं। प्रांशु अपने घर बात करता है तो प्रांशु के घर वाले भी तैयार नहीं होते हैं। अब इधर दोनों परिवार एक ही क्षेत्र, एक ही गांव का रहने वाला, दोनों एक दूसरे से जलन रखने लगते हैं। दुश्मनी पैदा हो जाती है इस बात को लेकर के। अब इधर अनामिका छुप छुप कर प्रांशु से बातें करती थी, प्रांशु अनामिका से बातें करता था। प्रांशु कहता है कि एक काम करो, चलो घर से भाग चलते हैं, लेकिन अनामिका तैयार नहीं थी। अनामिका कहती है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने माँ बाप का सर जो है सर से झुकने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती हूँ। अब तीनों दोस्त एक दूसरे से बातचीत करते हैं और रमेश और आयुष प्लान के तहत प्रांशु से कहते हैं कि एक काम करो, उसे बुलाया जाएगा और तुम उसे जबरदस्ती लेकर फरार हो जाना, फिर उसे संभाल लिया जाएगा। लेकिन फोन करने के बाद भी प्लान फेल हो जाता है और अनामिका मानने को तैयार नहीं होती है, साथ भागने के लिए तैयार नहीं होती है। इधर अनामिका के घर वाले अब परेशान थे अनामिका की हरकतों से। अब उन्हें लगता है कि लड़की बड़ी हो गई है, क्यों ना जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी जाए। अब इधर अनामिका के पिता रिश्ते ढूंढने लगते हैं अनामिका के लिए। एक नहीं बल्कि 3-3 रिश्ते देखते हैं और जब बात अनामिका तक पहुंचती है तो अनामिका बार बार शादी से इनकार कर दे रही थी। अब इधर अनामिका शादी से इनकार कर दे रही थी, उधर प्रांशु के घर वाले भी प्रांशु के रिश्ते तलाश रहे थे, लेकिन कोई अच्छा ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। इधर प्रांशु शादी करने से मना कर देता है कि वह शादी करेगा तो अनामिका से करेगा। इधर अनामिका के घर वालों को अच्छी तरह से पता था कि अनामिका शादी से क्यों मना कर रही है, वह प्रांशु को चाहती है। अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत को 2 से 3 साल गुजर जाते हैं और लड़की की एज करीब 30 साल हो जाती है। प्रांशु भी 31 से 32 साल का हो जाता है। अब घर वाले काफ़ी परेशान थे। मोहल्ले में, समाज में दोनों की मोहब्बत के चर्चे होने लगते हैं। अब इसको देखते हुए अब दोनों के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। परेशान होकर अब एक दूसरे के घर जाते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, चलो दोनों की शादी करा दी जाती है। अब दोनों के घर वाले किसी तरह से मानने को तैयार होते हैं और फिर शादी के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसी बीच आसपास मोहल्ले में अब चर्चाएं शुरू हो जाती है कि दोनों एक अलग अलग जाति बिरादरी के हैं, शादी कैसे हो सकती है, यह तो गांव के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। अब इधर दोनों परिवार जब यह बात लोगों के मुंह से अपने कानों में जब सुनते हैं, आवाज़ जाती है कि बदनामी हो रही है, तो भाई आग बबूला हो जाता है लड़की का और कहता है कि किसी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा। अब इधर जब हद से ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो अनामिका से एक दिन छुप कर प्रांशु मिलता है और बातचीत करता है और रोने लगता है। कहता है, देखो मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और शादी भी तुम ही से करूँगा। अब इधर उसके साथ एक नहीं कई बल्कि कई बार शारीरिक संबंध भी बना चुका प्रांशु। अनामिका भी उसके लिए बेताब थी। जब अनामिका को लगता है कि अब घर वाले माँ बाप शादी के लिए तैयार हैं, भाई शादी के लिए तैयार नहीं है, तो अपने माँ से बातचीत करती है और चुपके से एक दिन सभी लोग सो रहे थे, तभी आयुष, रमेश और प्रांशु एक कार लेकर जाते हैं और घर के पीछे कुछ दूरी पर कार को खड़ा करते हैं और उसकी बहन अनामिका को फ़ोन करते हैं। जैसे ही अनामिका धीरे से पीछे जाती है और गाड़ी में बैठती है और उनके साथ दिल्ली चली जाती है। बात गाज़ियाबाद की है। गाज़ियाबाद से जब दिल्ली चली जाती है तो इधर जब अगले दिन सुबह होती है तो घर में शोर होता है कि लड़की तो गायब है, लड़की का कुछ अता पता नहीं है। माँ बताती है कि वह तो अपने प्रेमी प्रांशु के साथ घर छोड़कर चली गई है, अब वह यहाँ कभी नहीं आना चाहती है। अब गांव में तरह तरह की बातें थी, तरह तरह के कमिटमेंट हो रहे थे, लेकिन अनामिका और प्रांशु को किसी की बातों से, कमिटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने दोनों साथियों के साथ दिल्ली चले जाते हैं। साथियों, दिल्ली पहुंचने के बाद एक मंदिर में दोनों शादी करते हैं
अब शादी करने के बाद वहाँ एक फ्लैट लेते हैं और फ्लैट लेने के बाद वहाँ पर जो प्रांशु रहता है अनामिका के साथ शिफ्ट होता है, सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के अगले दिन अब जो उसके साथी थे रमेश और आयुष, दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में उन दोनों का घर था। अब वह दोनों बात करते हैं प्रांशु से और कहते हैं कि देखो अब तुमने तो शादी तो कर ली है, मेरे लिए हम दोनों ने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी दे दी जाए, क्योंकि हमारे सिवा तुम्हारा है ही कौन। अब इधर सरप्राइज पार्टी दोनों रखते हैं और बताते हैं कि गाजियाबाद से कुछ दूरी पर रमेश का घर है, वहीं पर पार्टी होगी। अब इधर रमेश, आयुष और प्रांशु अनामिका को लेकर अपने गाजियाबाद पहुंचते हैं। गाजियाबाद पहुंचने के बाद रमेश, आयुष प्रांशु से कहते हैं कि एक काम करो कि तुम आज की रात इस कमरे में ठहरो, कल सरप्राइज पार्टी होगी। अब वो जाते हैं एक सुनसान जगह पर। 2 कमरे थे, दोनों आसपास सटा हुआ था। एक कमरे को खूब बिल्कुल सुहागरात की तरह सजाते हैं, फूलों मालाओं से सजाते हैं, अच्छी अच्छी लाइटें लगाते हैं और आसपास कोई मकान नहीं था। और इधर अनामिका और प्रांशु सोच में थे कि आखिर कैसी सरप्राइज पार्टी मिलने वाली है। दोनों दोस्त फोन करते हैं अगले दिन, कहते हैं ठीक है एक काम करो, तुम अपनी बीबी के साथ आओ और आज तुम्हारी साथ पार्टी की जाएगी। और जैसे ही अनामिका को लेकर प्रांशु उनके बताए हुए जगह पर पहुंचता है, एक शानदार कमरा खूब फूलों से सजा हुआ, अंदर केक रखा हुआ था, उस पर तीनों का नाम लिखा हुआ था। प्रांशु और रमेश और आयुष तीनों का नाम लिखा हुआ था और दिल बना हुआ था और दिल में अनामिका का नाम लिखा हुआ था। यह देखते हुए अनामिका पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। अब आयुष और रमेश कहते हैं कि देखो यह केक तुम्हारे लिए है, हम तीनों तुम्हें चाहते थे, तो हमने सोचा कि शादी के बाद हम तीनों का नाम रहेगा और दिल तुम्हारा होगा और नाम भी तुम्हारा होगा। अब अनामिका शर्माती है और फिर केक काटती है, तीनों केक काटते हैं। अब इधर प्रांशु पूछता है कि भाई सरप्राइज पार्टी क्या है, ये तो केक था, और कौन सी सरप्राइज पार्टी है, कुछ तो बताओ। अब इधर अनामिका को कमरे में छोड़कर प्रांशु, रमेश और आयुष तीनों दोस्त बाहर जाते हैं और आयुष रमेश प्रांशु को लेकर एक अलग कमरे में जाते हैं, पास वाले कमरे में ले जाकर उसे कमरे के अंदर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम बस कुछ देर ठहरो, उसके बाद जब हम बुलाएंगे तब तुम पार्टी के लिए आना, सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें दिया जाएगा। और इधर दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कमरे में प्रांशु को बंद कर देते हैं। अब वहाँ से बगल वाले कमरे में जाते हैं और जाते ही अंदर अनामिका को देखते हैं तो अनामिका बैठी रहती है, कमरा फूलों से सजा था। अनामिका कहती है कि प्रांशु कहाँ है। तभी दोनों कहते हैं कि देखो प्रांशु को तो हमने कमरे में बंद कर दिया है सरप्राइज पार्टी के लिए। अनामिका कहती है ऐसा क्यों, कौन सी ऐसी पार्टी है, ऐसा सरप्राइज देने वाले हो तो उसे कमरे में बंद कर दिया है। तभी प्रांशु आवाज़ लगाता है कि भाई मुझे बाहर निकालो। रमेश कहता है कुछ देर और ठहरो, बस कुछ देर बाद ही सरप्राइज पार्टी मिलने वाली है। अब इधर रमेश आयुष दरवाज़ा बंद करते हैं और दरवाज़ा बंद कर अनामिका का मुंह जो है आंख बंद करने के लिए कहते हैं। जैसे ही अनामिका आंख बंद करती है, दोनों उसका हाथ और पैर पकड़ लेते हैं और मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। इधर कपड़ा ठूसने के बाद अनामिका कुछ कह पाती कि अब उसके अंग से एक एक कपड़े निकालकर दोनों हाथ पैर बांध कर अलग करते हैं। और अनामिका ना कुछ बोल पा रही थी, ना चीख पा रही थी, बस वह छटपटा रही थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, वह अपने जान की, अपने जिस्म की बचाव की बातें करना चाहती थी, लेकिन न तो उसे सुनने वाला कोई था वहाँ, न कोई देखने वाला था। और जो 2 दोस्त थे जो दरिंदे बन चुके थे, उनके अंदर जिस्म की एक भूख की एक ऐसी आग समा चुकी थी कि दोनों अनामिका को बेहद प्यार करते थे। तो दोनों ने सोचा कि जब तीनों एक साथ प्यार किए हैं तो तीनों सुहागरात जरूर मनाएंगे। अब दोनों दोस्त के सर पर भूत सवार हो जाता है, दरिंदगी सवार हो जाती है। इधर आयुष और रमेश मिलकर लड़की के, अनामिका के शरीर से एक एक कपड़े अलग करते हैं और फिर बारी बारी से उसके साथ घंटों तक उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं। और जब उनका काम हो जाता है, लड़की बदहवास हो जाती है, तो फिर वैसे ही दोनों
अब वहाँ से कुछ देर बाद प्रांशु के कमरे में जाते हैं और प्रांशु से कहते हैं कि तुम अपने बीबी के कमरे में जाओ, तुम्हारा गिफ्ट तैयार है, सरप्राइज पार्टी तैयार है। और जैसे ही प्रांशु बीबी के अपने कमरे में जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी बीबी अचेत अवस्था में बिल्कुल पड़ी हुई है और उसके निजी अंगों पर चोट लगा हुआ है और वह बदहवास हालत में है। उसे देखकर प्रांशु सब कुछ समझ जाता है और जैसे ही बाहर निकलकर देखना चाहता था कि दोनों कहाँ हैं, तो दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब प्रांशु अपनी बीबी को कपड़े पहनाता है और फिर पानी पिलाता है और अपनी बीबी को गले लगाकर रोने लगता है, चीखने लगता है। फिर अपनी बीबी को लेकर वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है, पुलिस को सारी बात बताता है, दोनों का नाम बताता है, पता बताता है और फ़ोन नंबर बताता है। पुलिस नंबर के आधार पर अब दोनों को लोकेशन ट्रेस करती है और दोनों गाजियाबाद स्टेशन से अब भागने ही वाले थे कि कुछ दूरी पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो गिरफ्तार करने के बाद जब दोनों से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, फिर अपने दोस्त के साथ गद्दारी क्यों की, अपने दोस्त के बीबी के साथ जो तुम्हारी अच्छी खासी दोस्त थी उसके साथ तुमने गद्दारी क्यों की और इस तरह की हरकत क्यों की। तो दोनों बताते हैं कि हम दोनों उसको चाहते थे, तीनों चाहते थे, और जब हमें पता चला कि वह सिर्फ प्रांशु को पसंद करती है तो हम दोनों का दिल टूट गया और वहीं से हमने ठान ली कि जब प्रांशु अनामिका के साथ शादी करेगा और सुहागरात मनाएगा तो हम लोग भी अपने अपने हिस्से का जो भी अंजाम है वह ज़रूर देंगे और सबका हिस्सा बराबर का होगा। अब शादी प्रांशु करता है और सुहागरात तीनों मनाने की बातें करते हैं, लेकिन प्रांशु अनजान था, प्रांशु को कुछ पता नहीं था। वो अपने दोस्तों पर काफ़ी भरोसा करता था। अब इधर दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर बयान दर्ज कराती है, कोर्ट में पेश करती है और फिर उसे हवालात में भेज देती है, जेल में डाल देती है। तो साथियों, कहते हैं कि कभी कभी दोस्ती में भी अगर दोस्त सही नहीं निकला तो कहीं ना कहीं दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और एक लड़की की वजह से जो तीनों अच्छे खासे दोस्त थे, तीनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और वहाँ एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, सिर्फ एक इश्क और प्यार के लिए। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है प्रिंस सिंह हैं, उत्तर प्रदेश मऊ जिले के रहने वाले हैं। शाहिद खान भाई हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी से हमारी कहानी को देखते हैं। नागा ठाकुर हैं या बिहार छपरा से हमारी कहानी को देखते हैं। देव थापा हैं, नेपाल से हमारी कहानी को सुनते हैं। और उमेश सिंह सिसोदिया हैं या राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। अनुराग ठाकुर हैं, राजस्थान से अभी हमारी कहानी को सुनते हैं। सुहान लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। सुनील चौधरी सेंट्रल जेल बीकानेर से रोजाना हमारी कहानी को सुनते हैं। और आप लोगों का जो कमेंट होता है वह सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। तो साथियों, आप लोग कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर ऐसे दोस्तों के साथ पुलिस को क्या करना चाहिए, प्रांशु को क्या करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।